अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी महबूब अली मुगल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड अपना पहला लेक्चर। तो पहले लेक्चर हमारा है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। तो पहले आ जाते हैं व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स। तो पहले चैप्टर स्कोप ऑफ फिजिक्स में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स। अब इस चैप्टर में हमें फिजिक्स की ब्रांचेस, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, हमने 50 और 60% फिजिक्स को ओवरव्यू करना है और स्ट्रेटेजी बनानी है कि कैसे हमें इंटीटेस्ट के तरीके से फिजिक्स को पढ़ना चाहिए और हाउ टू सॉल्व द एमसीक्यूज। ये भी हम डिस्कस करेंगे अपने लेटर आफ्टर दिस लेक्चर। हमारा फोकस क्या होगा, जैसे हम ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे तो ब्रांचेस में भी हम सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, कौन सी ब्रांच किस स्टडी के हवाले से। इसको डिटेल में हम तब डिस्कस करेंगे जब हम प्रॉपर एक टॉपिक या चैप्टर जब हम उसको डिस्कस करेंगे, उस चैप्टर में जाएंगे। तो आ जाते वापस फिजिक्स। जब भी हम किसी स्टूडेंट से पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स, तो वो हमें ये कहता है कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ अ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। लेकिन अगर हमें पास एमसीक्यूज आ जाए, फिजिक्स इज डिफाइंड एज, और उसका ए ऑप्शन हो फिजिकल प्रॉपर्टीज, बी ऑप्शन हो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, और सी ऑप्शन हो मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन, और डी ऑप्शन हो ऑल ऑफ दीज। तो हमें रटी रटाई डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम जाएं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करेंगे, सी को टिक कर देंगे। लेकिन नहीं, वो दो भी सही है, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। इस तरीके से कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो हमें मालूम होते हैं लेकिन हमें हाफ इंफॉर्मेशन मालूम होती है। हमने सिर्फ वो स्टेटमेंट पढ़ी होती है जो हमारी नजर से गुजरी है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम जो है किसी भी स्टेटमेंट के बेसिस पर हम आंसर दे सकते हैं। तो ये हमारा ओवरव्यू होगा इंटीटेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले आ जाते हैं फिजिक्स। तो जो चीजें मैंने अभी बताई है वो लिख लेते हैं। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन आपकी आ जाती है फिजिक्स की। अब ये सारे पॉइंट्स अगर आपके एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएंगे तो आप उसको ऑल ऑफ दिस कह सकते हो। तो आ जाते हैं फिजिक्स पर। तो फिजिक्स में हम जो फोकस करते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं मैटर। हम पहले मैटर को डिस्कस करते हैं। अगर हम मैटर को डिफाइन करने पे आए तो मैटर क्या है? एनीथिंग एक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। एनीथिंग occupies space and having mass or weight।
तो अगर हम कहें कि एनीथिंग एक्यूपाई स्पेस का मकसद है ये जो मार्कर है ये भी मैटर है, क्योंकि ये एक्यूपाई करता है स्पेस। स्पेस रिलेट करते हैं हम वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर फिजिकल क्वांटिटीज है, लेंथ विड्थ इनटू हाइट, या फिर हम अगर ये सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है तो इसके एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस या एरिया ऑफ कर्व सरफेस इनटू लेंथ ऑफ अ सिलेंडर, इसके जरिए हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम। तो एनीथिंग एक्यूपाई स्पेस, स्पेस रिलेट्स टू वॉल्यूम, स्पेस स्पेस रिलेट्स टू वॉल्यूम। स्पेस रिलेट्स टू वॉल्यूम। मास, क्वांटिटी ऑफ अ मैटर is called mass. Quantity of a matter is called mass. इसका मकसद ये है कि आपके जो गैसेस हैं, लिक्विड है, सॉलिड है, प्लाज्मा है, these all four states of a matter. अगर कोई आपसे कहे एयर, तो एयर भी आपकी क्या है, मैटर है, क्योंकि एक्यूपाई करती है स्पेस और इसका कुछ ना कुछ मास होता है। अब आ जाते हैं इनमें हम डिस्टिंग्विश करते हैं इसको डेंसिटी वाइज। हम चेक करते हैं कौन सा मैटर, किस मैटर की ज्यादा डेंसिटी है, किस ऑब्जेक्ट की ज्यादा डेंसिटी है, किस सब्सटेंस की ज्यादा डेंसिटी है एज कंपेयर टू अदर। अब मैं आप लोगों को एक एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहा हूं। भाई अगर मैं आप लोगों से कहूं कि एक आयरन स्फेयर है, आयरन स्फेयर ऑफ 10 kg, इसका मास जो है वो 10 kg है। ये है आपका आयरन स्फेयर। ये मैंने एक शेप बना दी है। दूसरा शेप, एक पैकेट है, क्यूबिक पैकेट है जिसमें 10 kg का कॉटन, कपास, सीम, एक बोरी है वीट की और ये भी 10 kg। तो अब हमसे कोई पूछे, तो इन तीनों में से, हमसे कोई पूछे इन तीनों में से किसकी डेंसिटी हाई है, तो हम आसानी से निकालेंगे डेंसिटी। हमें जो हमने पढ़ा है डेंसिटी क्या है, डेंसिटी आपका है मास पर यूनिट, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम चेक करते हैं, मास तो सबका सेम है, ये भी 10 kg, ये भी 10 kg, ये भी 10 kg। वॉल्यूम चेक करते हैं, इस ऑब्जेक्ट का यानी आयरन स्फीयर का वॉल्यूम जो है वो बहुत कम है। तो डेंसिटी के फार्मूले के हिसाब से मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास से सेम होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो जिस सब्सटेंस का वॉल्यूम कम होगा, जिस सब्सटेंस का वॉल्यूम कम होगा, जिस सब्सटेंस का वॉल्यूम कम होगा उसकी डेंसिटी हाई होगी, तो उस हिसाब से इस आयरन स्फीयर की डेंसिटी हाई होगी एज कंपेयर टू अदर्स। तो ये आपका एक एमसीक्यू हो जाता है। तो इस तरीके से काफी आप एमसीक्यूज निकाल सकते हो। तो मैटर क्या है, एनीथिंग एक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास और वेट इज कॉल्ड मैटर। अब आ जाते हैं एक और चीज डिस्कस करने जा रहे हैं हम, एनर्जी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट में दे रहा हूं आपको, अगर ये हमें मालूम है तो हमारे लिए फिजिक्स को पढ़ना जो है वो बड़ा आसान हो जाता है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनर्जी।
अगर हमसे कोई पूछता है कि भाई एनर्जी को डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करें, तो अमूमन स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, एन एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। लेकिन इसमें हमें एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन उस सेंस में नहीं मिलती, यानी हमारे पास हमारे बच्चे के दिमाग में यह होता है कि जो ऑब्जेक्ट मूव करता है और जब मूव करता है फिजिकली मूव करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो तभी ही वर्क डन होगा, और जब वर्क डन होगा तो तभी ही एनर्जी वो पोजेस करेगा। ऐसा नहीं है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तभी वो पोजेस करता है एनर्जी। इसकी मैं वजह बता देता हूं भाई। एनर्जी की जो एक्चुअल स्टेटमेंट है, एक्चुअल, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एनर्जी की एक्चुअल स्टेटमेंट, एनर्जी is the source of a body or matter which produces चेंज। यहां मैंने डिस्कस किया है चेंज। तो जो हम फिजिकली डिस्कस कर रहे थे भाई, वर्क डन क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट को फिजिकली हमारे दिमाग में बात आती है कि फिजिकली जो है वो ऑब्जेक्ट मूव होता है, तो हम तभी कहते हैं कि इस पर फोर्स अप्लाई हुई है और उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तभी हम कह सकते हैं कि वर्क डन हुआ उस ऑब्जेक्ट पर, और उस एबिलिटी को हम कहते हैं एनर्जी। ये भी हो सकता है, लेकिन हम इस स्टेटमेंट पर आ जाते हैं, एनर्जी इज द सोर्स ऑफ अ बॉडी और मैटर विच प्रोड्यूसेस चेंज। अगर मिसाल तौर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और वो ऑब्जेक्ट जो है वो हम धूप में रख लेते हैं, तो कंटिन्यूसली अल्ट्रावायलेट लाइट रेस की फॉर्म में हीट एनर्जी जो है उसके अंदर इंटर हो रही है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो इट बिकम्स हॉट वंस इट एब्जॉर्ब्स हीट, तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब भी चेंजिंग इक्यर्स हो रही है, तो इट पजेस एनर्जी। तो यहां पर हमें एक आइडिया आ गया कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, तो फिजिकली अगर कहें कि तो उसकी वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन भी जीरो है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, और फिजिकली हम ये भी कह सकते हैं कि कोई वर्क डन नहीं हुआ, तो हम ये कहेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी इसकी जीरो है। हम ये नहीं कहेंगे कि वो एनर्जी ही नहीं है, उसमें एनर्जी है, उसकी इंटरनल एनर्जी अपनी होगी, तो वो बॉडी पोजेस करेगी एनर्जी। तो एक और एमसीक्यूज आपका सॉल्व हो सकता है कि जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, तो इन चारों में से कौन सी चीज वो पोजेस करेगा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, अप्लाइड फोर्स जिसको हम मैकेनिकल फोर्स कहते हैं, एंड द थर्ड एंड फोर्थ वन एनर्जी। तो उसका आंसर होगा एनर्जी, और वो एनर्जी कौन सी होगी, इंटरनल एनर्जी। तो आ जाए तो वापस, तो एनर्जी इज द सोर्स ऑफ अ बॉडी और मैटर विच प्रोड्यूसेस चेंज। अब यहां पर आ जाते हैं देयर इंटरएक्शन पर आ जाते हैं। अब हमारा फोकस होगा इंटरएक्शन। ये है पूरी फिजिक्स। तो यहां पर हम जब बात कर रहे हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो वो पजेस कर रहा है अपनी एनर्जी। अब सोचो अगर वो फिजिकली मूव करे विथ सर्टन वेलोसिटी, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हुई फ्रॉम रेस्ट, और वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, और यकीनन उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ तभी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। तो फिजिकली वर्क डन हुआ क्योंकि वो उस ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज की है, जैसे ही उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ। जब उस ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज की है, उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ, तो वर्क डन हुआ तो मैकेनिकल एनर्जी हुई है, और उस मैकेनिकल एनर्जी को रिलेट करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो पोजेस कर रहा है इंटरनल एनर्जी, अभी हमने डिस्कस किया है। लेकिन जब वो मूव करेगा विद सर्टेन वेलोसिटी बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स टू डू मैकेनिकल वर्क, तो काइनेटिक एनर्जी भी वो प्लस करेगा अपनी इंटरनल एनर्जी में, जो कि चेंज अकर हुई, क्योंकि चेंज प्रोड्यूस हुआ है।
तो हम उन दोनों एनर्जीज को प्लस करेंगे तो टोटल एनर्जी क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो जब भी ऑब्जेक्ट मूव करता है किसी न किसी वेलोसिटी के साथ तो एनर्जी जो है इंक्रीज होती है। तो इंटरनल एनर्जी प्लस हुई काइनेटिक एनर्जी से, तो टोटल एनर्जी क्या हुई, इंक्रीज हुई। अब एक साइंटिस्ट था मशहूर जमाना अल्बर्ट आइंस्टाइन, 1905 में इन्होंने एक रिलेशनशिप दी थी E = mc², स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इन्होंने कहा था कि वो पार्टिकल, मैंने लफ्ज यूज किया पार्टिकल, यानी पार्टिकल से मुराद वो बॉडी जिसका मास बहुत ही लो हो, बहुत ही लो हो, यानी 9.1 × 10⁻³ kg इलेक्ट्रॉन, 1.67 × 10⁻27 kg प्रोटॉन, इक्विवेलेंट 1.67 × 10⁻21 kg न्यूट्रॉन। ये मासेस ऑफ अ पार्टिकल्स है। और मास ऑफ अ फोटोन ये बहुत लाइटेस्ट पार्टिकल है। अब सोचो ये जब मूव करेंगे विथ वेलोसिटी रिलेटेड टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी इसकी वेलोसिटी बहुत हाई है और इनके मासेस बहुत लो हो, जब इस किस्म के ऑब्जेक्ट या इस किस्म के पार्टिकल्स जब जिनका मासेस बहुत लो हो और वो मूव करे हाई वेलोसिटी के साथ कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो उसकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज भी हो गई और उनका मास जो है वो भी इंक्रीज होगा। और वो मास जो इंक्रीज होगा, एनर्जी के इंक्रीज होने से एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी इनटू मास, और मास इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो इस बेसिस पर हम कहते हैं कि जो एनर्जी है वो बॉडी पोजेस कर रहा है एनर्जी, और वो एनर्जी इंक्रीज हो रही है। एनर्जी के इंक्रीज होने से इनका मास भी इंक्रीज हो रहा है, और उस मास को हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक मास। उस मास को हम एक्चुअल मास नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअल मास इलेक्ट्रॉन का क्या है, 9.1 × 10⁻31 kg, लेकिन अगर वो मूव करता है किसी फास्ट वेलोसिटी के साथ कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट तो उसका मास इंक्रीज होगा। अब उसका जो मास इंक्रीज होगा वो फिर अब वो 9.1 × 10⁻31 kg नहीं होगा, वो इंक्रीज होगा। अब वो कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो उस मास को हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक मास, उस मास को हम एक्चुअल मास नहीं कहेंगे। तो ये हमने मास यानी क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी मैटर को एनर्जी के साथ इंटरैक्ट किया है। तो ये आपने 3 वर्ड्स को मैंने बड़े जबरदस्त तरीके से आप लोगों को समझा दिया। भाई मैटर क्या है, एनर्जी क्या है, एंड देयर इंटरेक्शन। पूरी आपकी जो फिजिक्स है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स बिलोंग्स टू फिजिक्स। तो अब हम उनको करेक्टराइज कर रहे हैं, उनको क्लासिफाइड करते हैं इनटू 2 मेन ब्रांचेस। तो आ जाते हैं वो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। फिजिक्स इज क्लासिफाइड इनटू 2 मेन ब्रांचेस। फर्स्ट वन, क्लासिकल फिजिक्स। सेकेंड वन, मॉडर्न फिजिक्स, जिसको हम क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं। लेकिन इससे पहले भी हमने कुछ फिजिक्स डिस्कस किए, जैसे कि एंशिएंट एरा में हमने फिजिक्स को डिस्कस किया। अब मैं एंशिएंट एरा के बारे में बता देता हूं। भाई एंशिएंट एरा में बेसिक थ्योरी ये दी गई थी कि मैटर एंड एनर्जी बोथ आर कंसीडर्ड टू बी सेम, विच वाज प्रूव टू बी रॉन्ग। जिसके आगे और डिस्कस किया गया था, और फिर हम इस्लामिक एराज में आ गए, और इस्लामिक एराज में हम ज्यादातर डिस्कस करते हैं मुस्लिम साइंटिस्ट की, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ साइंस, जो कि हम आगे जाके इस लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे, यानी इस लेक्चर के बाद भी डिस्कस करेंगे। आपके इब्न अल हैशम हो गया, अल बेरूनी हो गया, उन्होंने अपने अंदाज में फिजिक्स को डिस्कस किया, अपनी लाज, अपनी थ्योरीज पेश की, और उसके बाद न्यू अवेकनिंग ऑफ फिजिक्स एक एरा आया जिसमें हमने मॉडर्न क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स को डिस्कस किया। तो हम अभी जो है वो मॉडर्न फिजिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम क्लासिकल फिजिक्स।
अब हम इसको क्लासिकल फिजिक्स क्यों कहते हैं? सबसे पहली बात, इसकी वजह ये, पहले तो ये इस फिजिक्स को डिस्कस किया गया है बिफोर 1890 एडी। कुछ बुक्स में 1900 एडी भी लिखा हुआ, बिफोर 1800 एडी। अब बिफोर 1800 एडी आपके लॉज ऑफ मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स लॉज, इलेक्ट्रोस्टैटिक, साउंड, ऑप्टिक्स, इनसे रिलेटेड जितने भी लॉज, थ्योरीज डिस्कस की गई थी बिफोर 1890, उसको हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। इसको हम न्यूटनियन फिजिक्स भी कहते हैं। अब इसका मैं रीजन बता देता हूं क्यों कहते हैं इसको न्यूटनियन फिजिक्स। इस फिजिक्स में हम उस ऑब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं, या उस फिजिक्स में उस ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया गया था फ्रॉम डिफरेंट साइंटिस्ट, आइजैक न्यूटन, गैलीलियन, केपलर, जितने भी साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कस किया था थ्योरीज को, लॉज को डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ large size object of a greater mass। भाई इसकी कोई लिमिट तो होगी, क्योंकि थोड़ी देर मैंने पहले कहा था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उस ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया था जिसका मास बहुत ही कम था, यानी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन। अब उसमें 9.10⁻³ kg है, बहुत कम मास है। यहां पर ऐसा नहीं है, हम फिजिकली उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, जैसे कि चेयर, जैसे कि मार्कर, इसका मास, इसका साइज हम फिजिकल देख भी सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, और इसका मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस के थ्रू हम मास मालूम कर सकते हैं। अब जो बिल्कुल लाइटर ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल लाइटर ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है, उनको हम देख ही नहीं सकते। उनको देखने के लिए भी हमें माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। मॉलिक्यूल्स हो गए, एटम्स हो गए, उनको देखने के लिए, पार्टिकल्स हो गए, उनको देखने के लिए मॉलिक्यूल्स यानी माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। तो हम उसका मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसको मास कैलकुलेट करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है मास स्पेक्ट्रोग्राफ इंस्ट्रूमेंट। जो फिजिकल हम देख सकते हैं किस ऑब्जेक्ट को, तो वो वो समझ कर वो लार्ज इन साइज है, हम उसको देख सकते हैं। वो माइक्रोस्कोपिक नहीं है, वो मैक्रोस्कोपिक हो जाएगा, मैक्रो। अब मैक्रो साइज है उसकी, यानी साइज उसकी अच्छी खासी है, और उसका मास जो है वो केजीज में हो, एटलीस्ट ग्राम्स में हो, और वो मूव करें। इंपॉर्टेंट बात, लार्ज साइज ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रेटर मास मूव्स with lower speed। तो फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल लॉज, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल यानी थ्योरीज वर डिस्कस्ड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट which is large in size, having greater mass and move with very lower speed। बहुत ही लो स्पीड है, तो हम उसका मोमेंटम निकाल सकते हैं, हम उसकी वेलोसिटी के जरिए उसकी एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, हम ये बता सकते हैं उस पर कितना एक्सटर्नल फोर्स लगा है, हम ये बता सकते हैं कि फिजिकली इसने कितना वर्क डन किया और कितनी वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करता है, हम ये आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन वो ऑब्जेक्ट एटलीस्ट हम जज कर सके, एटलीस्ट वो ऑब्जेक्ट हमें नजर आए, लार्ज इन साइज हो, मास उसका ग्रेटर हो और उसकी स्पीड लो हो, तो हम उसका मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो यहां पर हमारे लिए एक्यूरेसी, हम मोमेंटम भी निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं, हम आसानी से निकाल सकते हैं एक्यूरेसी के साथ, विद एक्यूरेसी, एक्यूरेट। लेकिन जब बात आ जाती है पार्टिकल्स की,
जिनका मास बहुत ही कम है और जो मूव करते हैं विथ वेरी हाई स्पीड कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो उसके लिए उसका मास निकालना, उसके लिए उसका मोमेंटम कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कैलकुलेट मोमेंटम एज वेल एज एनर्जी एज वेल एज पोजिशन। तो हम एक्यूरेट मोमेंटम विथ एक्यूरेसी नहीं निकाल सकते। इस वजह से हमने, अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने एक प्रिंसिपल पढ़ा था जिसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसी बेसिस पर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो उस फिजिक्स को हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो आई होप आप लोगों को ये बड़ा अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्लासिकल फिजिक्स का और मॉडर्न फिजिक्स का। तो मॉडर्न फिजिक्स में क्या है, एक तो ये आफ्टर एडी 1800 एडी थ्योरीज, डिफरेंट थ्योरीज लॉज डिस्कस बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। कौन कौन से साइंटिस्ट इसमें आ जाते हैं भाई? हेनरी बैकरल आ जाता है इसमें आपका मैक्स प्लांक आ जाता है, इसमें आपका वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसको हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। न्यूटन को कहते हैं फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। तो जितने भी साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये डिस्कस किए थे लॉज और थ्योरीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट which is in very low size, lower size object of very low mass, of very low mass move with very high speed compared to the speed of light. That physics is said to be modern physics। इसको हम कहते हैं क्वांटम फिजिक्स भी, क्योंकि इसमें फोटॉन्स इन पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस किया गया। भाई लाइट एनर्जी या रेडिएशंस जो हैं, जो भी आपकी है वो पोजेस करता है, वो इज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स, जिसको हम कहते हैं क्वांटास, फोटॉन्स। और वो डिस्कस किया था मैक्स प्लांक ने, तो इस वजह से हम इसको क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं। तो बड़ा बेसिक डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस क्या है? क्लासिकल फिजिक्स में उन ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया गया था जिनका साइज ज्यादा हो, मास हाई हो, स्पीड कम हो। और मॉडर्न फिजिक्स में उन पार्टिकल्स को या उन ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस किया था जिनका साइज बहुत लो हो, जिसको देखने के लिए भी माइक्रोस्कोप यूज करना पड़े, लो मास हो और उसकी स्पीड बहुत हाई हो कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस आ गया क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में। अब हम डिस्कस करेंगे इनकी ब्रांचेस। तो अब हम फर्दर डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को। अब ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में हम सबसे पहले जो ब्रांचेस डिस्कस करेंगे वो बिलोंग्स करेंगी क्लासिकल फिजिक्स के साथ। उसके बाद आज हम सिर्फ कोशिश करेंगे कि क्लासिकल फिजिक्स की ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे, बाकी जो मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड ब्रांचेस है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ब्रांचेस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को अगर हम डिफाइन करने पे आए हैं तो हम कहते हैं इट डील्स विथ स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट।
It deals with the study about the motion of object. यानी जो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो इसका मकसद है वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा। इस पे हमें फोकस करना है। वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा, यानी वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अगर वो मूव करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन पर्टिकुलर टाइम तो उसका मकसद है वो अपनी वेलोसिटी के साथ, किसी न किसी वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है। और अगर वो रेस्ट से मूव करता है या फिर स्लो से फास्ट मूव करता है या फास्ट से स्लो मूव करता है तो इसका मकसद है वो रैपिडली कंटिन्यूसली अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। और जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, और एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होती है जब उस पर किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो। अगर वो स्लो से फास्ट हो रहा है तो तब भी फोर्स अप्लाई हुआ होगा, और जब वो फास्ट से स्लो है तो कहीं कोई ना कोई फोर्स है जो उसकी मोशन को अपोज कर रही है। तो दोनों सूरतों में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो इसमें मैंने काफी फिजिकल क्वांटिटीज आपको गिनवा दी फिजिकली, जो आपको नजर आ रही हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, सारी चीजें, काइनेटिक एनर्जी, सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं मैकेनिक्स में। तभी हम कहते हैं डील्स विद स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उसके बारे में हम सारी चीजें डिस्कस करते हैं। अब पहले आ जाते हैं इसका पहला मोड। हमें कैसे पता चलता है कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में या रेस्ट में है? तो ऑब्जेक्ट विच डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन अकॉर्डिंग टू या विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग के हिसाब से देखें, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से देखें कि वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। तो अगर वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, यानी नहीं कर रहा है, यानी वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो हम ये कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। और स्टडी अबाउट सच काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्टैटिक। उसको हम कहते हैं स्टैटिक। स्टडी अबाउट a body or object which is in the state of rest. It deals with the study of an object which is at rest. अब आ जाते हैं इस पर, हम थोड़ा एलोबरेट करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। तो थोड़ी देर के लिए हम सपोज करते हैं भाई एक ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है वो है 10 kg, और एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है वो है 0.0001 ग्राम। एक ऑब्जेक्ट है तो मास हमारा 10 kg, इसका मास ज्यादा है, इस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, और इस ऑब्जेक्ट का मास बहुत ही कम है। तो आ जाते हैं वापस, हम ये कह सकते हैं कि इस पर अगर किसी न किसी तरीके से जो है वो एयर फोर्स एग्जर्ट हो जाती है, या हम ये कह सकते हैं कोई एक्सटर्नल फोर्स एग्जर्ट हो जाती है, या हवा की सूरत में या एयर फ्रिक्शन की सूरत में किसी न किसी तरीके से इस पर फोर्स एग्जर्ट हो जाती है। फोर्स एग्जर्ट होने के बावजूद भी ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, तो उसका मकसद ये है कि इसकी क्वांटिटी ऑफ मैटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फोर्स बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि इस पर जो रेजिस्टिव फोर्सेस है वो ज्यादा है, इस पर रेजिस्टिव फोर्सेस ज्यादा अप्लाई हो रही है एज कंपेयर टू दिस वन। इस पर रेजिस्टिव फोर्सेस बहुत ही कम है, चूंकि डिपेंड करती है आपके मासेस पर।
तो जिस ऑब्जेक्ट का मास बहुत ही कम होगा उस पर बहुत ही कम रेजिस्टिव फोर्सेस अप्लाई होती है। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होता है उस पर ज्यादा रेजिस्टिव फोर्सेस अप्लाई होती है टू स्टॉप इट्स या टू रेजिस्ट इट्स चेंज ऑफ स्टेट। इस प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर को कहते हैं इनर्शिया। तो ये अगर रेस्ट में है तो इसको मूव करवाने के लिए मुझे इतनी एटलीस्ट फोर्स चाहिए जो कि इस रेजिस्टिव फोर्स से ग्रेटर हो। यानी अप्लाइड फोर्स आपकी जो है वो रेजिस्टिव फोर्सेस से ज्यादा हो। अगर अप्लाइड फोर्स आपकी रेजिस्टिव फोर्स से ज्यादा है तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में नहीं रह पाएगा, अब ये मूव करना स्टार्ट हो जाएगा और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी बिकॉज ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन फोर्स अप्लाई होने के बावजूद भी रेजिस्टिव फोर्सेस ज्यादा है तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा एंड ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स स्टेट। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। तो इस फिजिक्स को हम कहते हैं स्टैटिक। अब यहां पर आ जाते हैं, इसका मास बहुत कम है, रेजिस्टिव फोर्सेस बहुत कम है, तो एटलीस्ट इतना फोर्स तो होगा अप्लाइड जो कि इस फोर्सेस, अब इसमें अप्लाइड फोर्स कम है, रेजिस्टिव फोर्सेस ज्यादा है, और इसमें अप्लाइड फोर्स ज्यादा है रेजिस्टिव फोर्सेस से, तो ये ऑब्जेक्ट जो है मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट फॉर दैट ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रहना जो है वो बहुत मुश्किल है एज कंपेयर टू दिस ऑब्जेक्ट। तो जो मास, जिस ऑब्जेक्ट का मास बहुत कम है उसके लिए बहुत मुश्किल है रेस्ट में रहना एज कंपेयर टू हैवी मास। तो इनर्शिया बिलोंग्स टू, इस वजह से हम कहते हैं इनर्शिया बिलोंग्स टू मास। That's why inertia is measured in kilogram. Inertia is directly proportional to the mass. तो जो ऑब्जेक्ट, अब इनर्शिया की डेफिनेशन आप क्या पढ़ते हो? इनर्शिया की डेफिनेशन ये पढ़ते हो ना भाई, प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर which has a tendency to resist any change either from rest to मोशन और मोशन टू रेस्ट, यानी ना रेस्ट को मोशन में ना आने देगा या मोशन को रेस्ट में आने देगा, किसी सूरत में भी ये आने नहीं देता। वजह क्या है? रेजिस्टिव फोर्स ज्यादा होती है। वजह क्या? मासेस ज्यादा होती है। सही है, तो ये हमने डिस्कस किया स्टैटिक के बारे में। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ अ ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, यहीं पर मैं डिस्कस कर देता हूं भाई, एक ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है और वो मोशन यहां पर आ जाते भाई, अप्लाइड फोर्स रेजिस्टिव फोर्सेस से ज्यादा हो गया तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, मोशन में आ गया तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आया है तो इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है और वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो ये तभी मोशन में आया जब फोर्स अप्लाई हुई है। ये मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये तभी मोशन में आया जब फोर्स अप्लाई हुई है। तो इस फिजिक्स को कहते हैं डायनामिक और इसको हम कहते हैं काइनेटिक भी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ अ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद द रेफरेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। इट डील्स with the study of motion of an object with the reference of external force और applied force या unbalanced force भी कह सकते हैं, with the reference of unbalanced force acts on it. That physics is said to be dynamic or kinetic. अब तीसरा जो उसका है पार्ट,
अब यहां पर मैं इसको मिटा देता हूं। अब थोड़ी देर के लिए मैं समझा देता हूं। अगर मिसाल तौर रेजिस्टिव फोर्सेस और अप्लाइड फोर्सेस दोनों इक्वल हो तो फोर्सेस हो गई बैलेंस, दोनों इक्वल हो और फोर्सेस हो गई बैलेंस। और ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट मूव भी कर रहा है और फोर्सेस भी बैलेंस्ड हैं, तो इसका मकसद है कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होती है जब एन अनबैलेंस फोर्स एग्जिट हो और वो ग्रेटर हो रेजिस्टिव फोर्सेस से। तो इसका मकसद यह है कि ऑब्जेक्ट मोशन में भी है और फोर्सेस भी बैलेंस्ड है, देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट, तो इसका मकसद एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हुई। तो उस फिजिक्स को हम कहते हैं, उस मैकेनिक्स को कहते हैं काइनेमेटिक्स। तो तीसरा आपका पार्ट हो गया काइनेमेटिक्स। तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ अ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट, सिर्फ विद के साथ हम विदाउट लगा देंगे, विदाउट रेफरेंस ऑफ अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो ये स्टेटमेंट है, रिपीटेड स्टेटमेंट है, सिर्फ विद को हटा के आपको विदाउट यूज करना है। तो ये आपका हो गया काइनेमेटिक्स। अब इसका एग्जांपल क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। जो भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो इसके सारे फोर्सेस जो है वो बैलेंस हो रहे होंगे और देयर इज नो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ऑन इट, तो हम उसको कहेंगे काइनेमेटिक्स। तो ये हो गया आपका मैकेनिक्स। अब आ जाते हैं इसके सेकंड ब्रांच पर। सेकंड ब्रांच अकॉस्टिक। इस पे हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी, प्रोडक्शन, प्रोपगेशन ऑफ साउंड, नॉइज और म्यूजिकल साउंड। म्यूजिकल साउंड में भी हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। हम डिस्कस करते हैं क्वालिटी, पिच, लाउडनेस, इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। सुपरपोजिशन ऑफ साउंड्स पे डिस्कस, इको भी डिस्कस करते हैं, बीट डिस्कस करते हैं। तो स्टडी अबाउट इट डील्स, ये हम 8वें चैप्टर फर्स्ट ईयर में, जब 8वें चैप्टर में जाएंगे तो इसको हम और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मैं इसको स्टेटमेंट बता रहा हूं कि अकॉस्टिक क्या है। इट डील्स, अगर कोई एमसीक्यूज आ जाए कि विच फिजिकल यानी विच ब्रांच डील्स विद द study of production, properties, and propagation of a sound, तो आपका आंसर क्या होगा? अकॉस्टिक। तो ये सिर्फ हमें स्टेटमेंट के तौर पर मालूम होना चाहिए। अकॉस्टिक हमने डिस्कस कर लिया है। जल्दी जल्दी हम आ जाते हैं अपनी थर्ड ब्रांच पर। ऑप्टिक्स। जब हम वर्ड ऑप्टिक्स सुनते हैं तो हमने डेली लाइफ में देखा होगा, जब भी हम ग्लासेस की शॉप पर जाते हैं किसी न किसी मार्केट में, तो यहां पर लिखा होता है ऑप्टिकल सेंटर। तो वहीं से हमारे दिमाग में एक आइडिया आता है कि ऑप्टिक्स रिलेट करता है। अब किससे रिलेट करता है ये भी पहले मैं रीजन देता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं कि ऑप्टिक्स रिलेट करता है किसके साथ। मैं आप लोगों से एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप कैसे देखते हो? इसका कोई साइंटिफिक रीजन तो होगा ना देखने के लिए। तो बड़ा सिंपल है, जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक करती है तो रिफ्लेक्ट बैक करती है एंड एंटर इनटू द आई। दैट्स व्हाई यू आर एबल टू सी सच काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। तब आप जो है उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, जब आप लाइट जो है वो उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंख पर पड़े। अगर लाइट ही नहीं हो, अंधेरा हो, तो ऑब्जेक्ट आपको नजर नहीं आएगा। तो रिफ्लेक्शन की बेसिस पर आपको ऑब्जेक्ट नजर आता है। तो यहां पर हमें पता चल गया कि ऑप्टिक्स क्या है। इट डील्स विद द स्टडी अबाउट द थ्योरीज,
फिनोमिनाज ऑफ अ नेचर ऑफ अ लाइट, लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे भाई। लाइट, नेचर ऑफ लाइट, फिनोमिनाज में आ जाते हैं आपके कौन कौन से फिनोमिनाज हैं आपके लाइट के? इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो ये चीजें जब हम, अच्छा अब इसके लॉज पर आ जाते हैं। लॉज कौन कौन से? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। उसकी बेसिस पे फिर हम डिस्कस करते हैं लेंसेज। भाई लेंस जो है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों को ओबे करता है। फिर उसकी बेसिस पर हम डिस्कस करते हैं इनकी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बाद हम आ जाते हैं इनके इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से आ जाते हैं? माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। तो ये फिजिक्स रिलेट करती है आपकी ऑप्टिक्स से। तो इसमें अब मैं लिख नहीं रहा। इट रिलेट्स विद द स्टडी अबाउट लाइट। द फोर्थ वन, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो मीन्स हीट। अब इसका मकसद है स्टडी अबाउट द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क और वर्क इनटू हीट। अब पहले मरहले पे आ जाते हैं वापस। कोई आपसे पूछे कि कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, इसका कोई एग्जाम्पल? हीट इंजन। भाई हीट इंजन क्या करता है? हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। अच्छा है, इसका और कोई अच्छा एग्जाम्पल? भाई डेली लाइफ से रिलेटेड आपकी जो व्हीकल्स हैं वो यही तो कर रही होती हैं। उनके जो अंदर इंजन है वो क्या कर रहे होते हैं? वो आपको हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तभी तो आपकी व्हीकल मूव कर रही है फिजिकली। अब फिर क्वेश्चन आ जाता है कैसे? तो भाई आप जो है वो डेली लाइफ में जो व्हीकल्स यूज करते हो वो मोस्ट ऑफ द टाइम आप या तो 2 स्ट्रोक्स या 4 स्ट्रोक्स जो है इंजन की आप व्हीकल्स यूज करते हो। 2 स्ट्रोक्स का मकसद है 2 सिलेंडर और 4 स्ट्रोक्स का मकसद है 4 सिलेंडर। अब आ जाते भाई सिलेंडर, इसके अंदर क्या होता है और सिलेंडर क्या है? भाई सिलेंडर फिटेड विथ पिस्टन, उसके अंदर एक पिस्टन होता है जो कि मूव करता है टू एंड फ्रो। फिर क्वेश्चन आ रहा है कैसे? कोई तो चीज होगी जो उसको मूव करवाएगी। हाँ है, उसके अंदर उसका वर्किंग सब्सटेंस। फिर चेक करते हैं कि वर्किंग सब्सटेंस हम तो आइडियल के तौर पर पढ़ाते हैं भाई। जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में वर्किंग सब्सटेंस जो है वो केस लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल आ जाते हैं। प्रैक्टिकली जो आपकी 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक्स जो व्हीकल्स हैं वो वर्किंग सब्सटेंस कौन से यूज करती हैं? वो वर्किंग सब्सटेंस आपका जो है पेट्रोल का वर्किंग सब्सटेंस, डीजल, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड एलपीजी, ये आप डेली लाइफ में यूज करते हो व्हीकल्स में एज ए वर्किंग सब्सटेंस जो आपके अब ये प्रेशर डेवलप करते हैं आपके। वंस हीट इज एडेड इनटू द सिस्टम ड्यू टू कंटिन्यूअस वर्क, तो हीट जो है वो इजेक्ट आउट हो जाती है फ्रॉम द सिस्टम। फ्रॉम द सिस्टम कहां से? साइलेंसर से। तो यहां पर आप लोगों को एक आइडिया आ गया कि हीट एनर्जी जो है कन्वर्ट हो रही है इनटू मैकेनिकल एनर्जी, तभी आपकी गाड़ी चल रही है। अब इसके ऊपर हम जा रहे हैं एफिशिएंसी के ऊपर। तो जब हम वर्किंग सब्सटेंस की बात करते हैं, अगर हम वर्किंग सब्सटेंस एलपीजी या सीएनजी यूज करते हैं तो आपकी इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो होती है 15% टू 20%। याद रहे मैंने कौन सा वर्किंग सब्सटेंस यूज किया है? सीएनजी और एलपीजी। लेकिन अगर आप पेट्रोल यूज करते हो तो उस इंजन का जो इफिशिएंसी है वो हो जाती है 25 इंक्रीज होगी, 25% टू 30%। और जब आप डीजल यूज करते हो तो इसकी इफिशिएंसी और इंप्रूव हो जाती है और वो बन जाती है 35 टू 40%। इसका मकसद डीजल पर भी आपकी 40% है। तो यहां पर हमें आइडिया आ गया ऐसी कोई इंजन नहीं है जिसकी इफिशिएंसी 100% हो। ये डिस्कस किया था साडी कार्नाट ने और इसकी बेसिस पर एक आइडियल हीट इंजन कंस्ट्रक्ट करके दिया था जिसको हम कहते हैं कार्नाट इंजन, जो कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर 11 में। तो यहां पे मैंने समझाया थर्मो मींस हीट एंड कन्वर्जन क्या है? हीट इनटू वर्क। वर्क करवा के हीट प्रोड्यूस करना या हीट को इजेक्ट आउट करवाना, वर्क इनटू हीट।
तो इसका भी एक एग्जांपल है रेफ्रिजरेटर। भाई एक्सटर्नल वर्क हमने करवाया इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में, और जैसे ही कंप्रेसर में भी वर्किंग सब्सटेंस क्या है? गैस। एसी में भी जो कंप्रेसर है उसका भी वर्किंग सब्सटेंस क्या है? गैस। उसको भी आपने एक्सटर्नल एनर्जी कौन सी दी है? इलेक्ट्रिकल। और क्या है? हीट आपका जो है वो इजेक्ट आउट हो रही है आउटडोर के जरिए। तो ये आपने दोनों वर्जन डिस्कस कर दिए हैं, यानी कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क भी और वर्क इनटू हीट भी। अब इसको मैं थोड़ा सा एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा एक मामूली सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं देखना चाहता हूं। भाई ये आपका एक सिस्टम है, ये आपका एक सिस्टम है, जैसे कि आपका रूम, और ये है आपका एनवायरमेंट, यानी आउट ऑफ द सिस्टम, कमरे से बाहर जो कि आपके वो है आपका एनवायरमेंट। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, अगर हीट जो है वो एनवायरमेंट टू सिस्टम इंटर होती है, हीट आपकी इंटर हुई है फ्रॉम एनवायरमेंट टू सिस्टम। अब फ्रॉम एनवायरमेंट में यानी आप ये कह सकते हो कि धूप की शक्ल में, यानी सनलाइट यानी अल्ट्रावायलेट लाइट रेज की सूरत में हीट एनर्जी जो है वो इंटर हुई है इनटू द सिस्टम। तो क्या होगा? तो यहां पर मैं कह रहा हूं एनवायरमेंट जो हो ये है एनवायरमेंट जो है वो आपका क्या है? वो है ऑलरेडी हॉट, और सिस्टम जिसका पहला टेम्परेचर एनवायरमेंट के मुकाबले में देखा जाए कम है तो उसको हमने कह दिया कोल्ड। तो हीट आपकी नेचुरली फ्लो हुई कहां से? हॉट टू कोल्ड, तो सिस्टम बिकम्स हॉट। ये पहले कोल्ड था, बाद में हो गया हॉट, तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इसका टेम्परेचर हो जाएगा इंक्रीज। When heat flows from hot to cold, its temperature becomes increase। अब मैं आ जाता हूं वापस, अगर मैं एक्सपेंडिचर यूज करूं, यानी मैं एक्सटर्नल एनर्जी यूज करूं और किसी न किसी तरीके से इस सिस्टम से हीट को इजेक्ट आउट कराऊं, तो पहले मैंने वर्ड यूज किया हीट सप्लाइड, अब मैं हीट इजेक्ट आउट कर रहा हूं फ्रॉम द सिस्टम, पहले इनटू द सिस्टम था, तो ये टेम्परेचर इसका हो जाएगा डिक्रीज। जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तो सिस्टम बिकम्स कोल्ड, तो हीट आपकी फ्लो हुई फ्रॉम कोल्ड टू हॉट। लेकिन ये है अननेचुरल वे, यानी आर्टिफिशियल, इसको हमने फोर्सफुली किया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करके। तो यहां पर हमें पता चल गया कि नेचुरल फ्लो हीट का क्या है? हॉट टू कोल्ड। ये मेरे को एक आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट है जो कि स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा होता बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये बेसिक आप लोगों को मैंने कॉन्सेप्ट दिया कि हीट का नेचुरल फ्लो जो है वो हॉट टू कोल्ड है, कोल्ड टू हॉट नहीं है। तो हॉट टू कोल्ड का एग्जाम्पल आप लोगों को पता चल गया, यानी क्लासेस स्टेटमेंट में जो लॉर्ड केल्विन ने आपको बताया था हीट इंजन, और क्लासेस स्टेटमेंट में आपको पता चलता है रेफ्रिजरेटर। तो ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया तो हीट के बारे में। तो हीट को अगर कोई आप लोगों से पूछे हीट क्या है, तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफॉर्म्ड बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स एनवायरमेंट। ये एक वर्ड यूज होता है, जरूरी नहीं है कोल्ड टू हॉट या हॉट टू कोल्ड लफ्ज हो, कभी कभी ऐसा भी होता है। भाई डेफिनेशन तो कैसे भी आ सकती है, एमसीक्यू से कुछ भी हो सकता है। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स एनवायरमेंट ड्यू टू द डिफर ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का डिफर होना लाजमी, ड्यू टू द डिफर ऑफ टेम्परेचर। तो यहां से हमें पता चला हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका मकसद जो कैलोरिक थ्योरी थी जिसमें हीट को कहा गया था, कि ये वेटलेस फ्लूइड सब्सटेंस है, तो वो तो ये रिजेक्ट हो गई। तो कैलोरिक थ्योरी जो है वो रिजेक्ट हो गई। उसका उसका बेस क्या था? उसका बेस ये था कि हीट जो है वो वेटलेस फ्लूइड मीडियम। तो हीट इज नॉट अ वेटलेस फ्लूइड मीडियम, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये आपका हो गया थर्मोडायनेमिक्स। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी फिफ्थ ब्रांच।
फिफ्थ ब्रांच है इसकी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू सब ब्रांचेस। तो ये एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और दूसरी बन जाती है इलेक्ट्रोडायनेमिक। तो यहीं से हमें पता चल गया कि भाई इलेक्ट्रो का मकसद होता है चार्ज, स्टैटिक मींस रेस्ट। अब पहले हमें पता चल जाए कि भाई ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर हमें इसको डिफाइन करने पे सिर्फ डेफिनेशन तक रहते हैं थोड़ी देर के लिए, तो डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी? इसकी डेफिनेशन ये बनेगी, इट डील्स विद द स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ अ स्टेशनरी चार्ज। स्टेशनरी चार्ज यानी रेस्ट में। तो यहां पर मैं स्टेटमेंट इसकी लिख रहा हूं, deals with the study about the properties and behavior of stationary charge. In study about stationary charge is called electrostatic. स्टेशनरी चार्ज। अब आ जाते हैं पहले, क्वेश्चन तो आएगा भाई, क्वेश्चन ये आएगा कि चार्ज क्या है। तो चार्ज को अगर हमें डिफाइन करना है, तो कोई भी पूछे अगर हमसे कि चार्ज क्या है, तो चार्ज को अगर आप डिफाइन करने में आओगे, तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। मैं अभी तक सिर्फ डेफिनेशन पर जा रहा हूं और फिर बाद में लिंक ढूंढूंगा और आप खुद ही समझ जाओगे। चार्ज क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which has tendency to produce attraction or repulsion to other charges. The property of a matter which has a tendency to produce attraction or repulsion to other charges or among other charges. तो चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जो कि प्रोड्यूस करता है अट्रैक्शन और रिपल्शन। फिर क्वेश्चन आ जाता है भाई अट्रैक्शन कैसे करता है और रिपल्शन कैसे करता है? भाई जब दो लाइक चार्जेस होती हैं, जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो ये आपस में रिपल करते हैं। जब अनलाइक चार्जेस यानी पॉजिटिव नेगेटिव हो या नेगेटिव पॉजिटिव हो, तो फिर ये क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं। तो इस तरीके से अट्रैक्शन और रिपल्शन एक फोर्स है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि अमंग टू चार्जेस प्रोड्यूस होती है एट अ डिस्टेंस। तो आ जाते भैया लाइक चार्जेस, रिपल ईच अदर। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो फिर क्वेश्चन आता है आपके पास, तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे बनती है? लेट सपोज करता हूं ये एक बॉडी है ए और ये है बॉडी बी। ये मैंने दो बॉडीज सपोज कर दी।
बॉडी और मैटर इज कंपोज्ड ऑफ group of molecules of group of atoms and atom constitute three particles. कौन कौन से particles? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन possess negative charge, proton possess positive charge, न्यूट्रॉन has no charge. ये हमें पता है. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन both are bounded in nucleus. That's why nucleus has a dominancy of a positive charge. न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस का जो है, जो चार्ज है वो बन जाता है पॉजिटिव. एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस, दे पॉजेस नेगेटिव चार्ज. अब हमें यह पता है कि कोई भी एलिमेंट हो, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये दोनों बराबर हों, इक्वल हों, तो हम उस बॉडी को कहते हैं न्यूट्रल. तो ये बॉडी ए और बॉडी बी दोनों क्या है? ये न्यूट्रल है. क्यों? क्योंकि जितनी तादाद प्रोटॉन्स की है उतनी तादाद इलेक्ट्रॉन्स की, यानी जितनी पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने नेगेटिव चार्जेस हैं. तो हम दोनों बॉडीज को क्या कहेंगे? न्यूट्रल. यहां पर हमने कहीं भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को डिस्कस नहीं किया. अब आइए तो वापस, अगर आपका इलेक्ट्रॉन मूव होता है फ्रॉम बॉडी ए टू बी, अगर ऐसा होता है तो उसका मकसद है यहां से एक इलेक्ट्रॉन हो गया कम. इसको हम कहेंगे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, एक इलेक्ट्रॉन भी कम हुआ और इलेक्ट्रॉन का मास, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका मास भी डिक्रीज हुआ. यानी एक इलेक्ट्रॉन जब मूव हुआ है तो इसका मास भी कम हुआ है. तो इलेक्ट्रॉन भी कम हुआ, मास भी कम हुआ. अब सोचो, इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करता है तो कैरी करता है अपने साथ नेगेटिव. तो ये इलेक्ट्रॉन मूव हुआ है टुवर्ड्स बॉडी बी, तो यहां पर एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन इधर एक बढ़ गया, यहां एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यहां इलेक्ट्रॉन बढ़ गया. तो यहां पर इलेक्ट्रॉन अगर कम होते जा रहे हैं और यहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है अपने साथ नेगेटिव चार्ज, तो ये बॉडी बन जाएगी पॉजिटिव चार्ज बॉडी और ये बॉडी बन जाएगी नेगेटिव चार्ज बॉडी. ये ऐसे होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. अब आ जाते हैं वापस क्वेश्चन. अब क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन, मैं आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं. क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन. क्वेश्चन स्टूडेंट ये भी पूछता है, भाई व्हाई इलेक्ट्रॉन, व्हाई नॉट प्रोटॉन? भाई इलेक्ट्रॉन क्यों मूव होते हैं, प्रोटॉन मूव क्यों नहीं होते? सवाल ये और बड़ा जबरदस्त सवाल है. तो उसका बड़ा आसान सवाल है. भाई प्रोटॉन जो है वो बाउंडेड होता है इन न्यूक्लियस. इट रिक्वायर्स हाई एनर्जी टू रिमूव फ्रॉम न्यूक्लियस एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन तो रेडी रहता है रिमूव होने के लिए, तो इट रिक्वायर्स लेस एनर्जी. तो जब हम गहराई में जाए तो इसकी चार्ज भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है और प्रोटॉन की चार्ज भी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है. तो जब हमें इतनी सी चार्ज के लिए कम एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ रही है, तो हम ज्यादा एनर्जी क्यों खर्च करके प्रोटॉन को निकालें, जबकि हमें चार्ज तो इतनी ही मिलेगी अगर हम प्रोटॉन को भी निकालें तो ये एक रीजन है. ये रीजन है कि इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए हमें कम एनर्जी, रिमूव करवाने के लिए हमें कम एनर्जी खर्च करनी पड़ती है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, जबकि दोनों की चार्जेस सेम है. तो हम क्यों ज्यादा एनर्जी खर्च करें प्रोटॉन को निकालने के लिए? तो यहां पर ये आपका रीजन मिल गया होगा. आई होप आपके जो मिसकॉन्सेप्ट, जो आप दिमाग में जो क्वेश्चन था वो खत्म हो गया होगा. तो यहां पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी, यहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी. उस सूरत में ये बॉडी बन जाएगी नेगेटिव चार्ज बॉडी, ये बॉडी बन जाएगी पॉजिटिव चार्ज बॉडी. और यहां हमने जो भी कुछ डिस्कस किया चार्ज के बारे में वो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया है. और ये हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक. तो जो चार्ज रेस्ट में होती है वो प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक फील्ड. ये आपका एमसीक्यू से.
तो जो चार्ज रेस्ट में होती है वो सिर्फ प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, जो चार्ज रेस्ट में, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड is produced around stationary charge। तो यह आपका एक एमसीक्यूज हो गया। लेकिन जब चार्ज मूव करेगा, द स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ चार्ज विच इज इन मोशन, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक। ये मैंने आप लोगों को सेकंड टाइप बता दी, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक। The study about the properties and behavior of a charge which is in मोशन। अब मैं इसकी खास बात बताने जा रहा हूं एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है स्टेशनरी चार्ज में। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगी अराउंड चार्ज, लेकिन जब वो चार्ज मूव करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगी। तो बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस्ड व्हेन चार्ज इन मोशन, और वो कौन सी मोशन हो, यूनिफॉर्म मोशन हो। तो बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, both electric field and magnetic field are produced perpendicularly to each other around यूनिफॉर्म या अराउंड चार्ज विच इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होंगे और दोनों के दोनों आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगे। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आपकी चार्ज नॉन यूनिफॉर्म होगी, यानी जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेटेड, जब आपकी चार्ज नॉन यूनिफॉर्म होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस होगी। तो तीनों आपकी प्रोड्यूस होगी। जब चार्ज रेस्ट में हो तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होगी। जब चार्ज एक्सेलरेटेड हो यानी नॉन यूनिफॉर्म हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तीनों प्रोड्यूस होंगी। तो तीनों के तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ये हमने डिस्कस किया आज जो है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अब आपकी इसकी लास्ट ब्रांच जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, ये लास्ट ब्रांच है। अब मैं इसको जल्दी जल्दी रेप अप कर देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स को जब डिस्कस करते हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉन से निकला है। द स्टडी अबाउट द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्रू सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन से होते हैं आपके, जर्मेनियम, सिलिकॉन।
अब इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? इसमें हम डायोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इस फिजिक्स में हम रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस करेंगे, आईसीज इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बारे में डिस्कस करेंगे फर्दर जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो ये हमने जितनी भी ब्रांचेस डिस्कस किए हैं वो रिलेट करती हैं आपकी क्लासिकल फिजिक्स के। याद रहे अभी भी मॉडर्न फिजिक्स की ब्रांचेस रहती हैं जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें। थैंक यू।